आर्मी ऑफिशियल्स होते थे कि लाहौर के उर्दू बाजार में एक प्रिंटिंग प्रेस लगी हुई है जहां पर NA 117, NA 119 और NA 130 के बैलेट पेपर जो है ना छप रहे हैं, वो आपके ऊपर एक दाग लग जाता है कि यू आर मियां बात फरूकी और हसन फुल प्रोटेस्ट करना है कि जो आपका मैंडेट चोरी हुआ है। ये सारा का सारा झूठ पे मबनी है। 3 महीने फ्रांसी की रिपोर्ट नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर गुम की सूरत हाल है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मलिक उस्मान अहमद साहब, जो कि सीनियर लीगल एडवाइज़र हैं और स्पोक्स पर्सन है PTI के, और साथ में ILF के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये जो फॉर्म 45 है, जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता था, पॉलिटिकल साइंस के, IR के, आम पब्लिक को क्या पता होगा, इन्होंने उसके बारे में भी बताया और नए कट्टे चट्टे खोल दिए। और खान साहब भी अडियाला के अंदर बैठे बैठे रोज़ कोई ना कोई कट्टा खोल देते हैं। उस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताएं कि ये फॉर्म 45 है क्या और इससे धांधली क्यों कर कैसे मुमकिन हो सकती है? बेसिकली फॉर्म 45 जो है वो इलेक्शन रूल्स से रिलेटेड है कि जो इलेक्शन एक्ट है उस इलेक्शन एक्ट में फॉर्म 45 सेक्शन 45 है जिसका आगे फॉर्म बना है फॉर्म 45। फॉर्म 45 ये है कि जब रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास हमारे पोलिंग एजेंट्स होते हैं तो उन पोलिंग एजेंट्स ने एक फॉर्म लेना होता है, एक रिसीव करना होता है फॉर्म। वो फॉर्म होता है आफ्टर काउंटिंग। जब काउंटिंग का अमल कंप्लीट हो जाता है तो उसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर वहां पर मौजूद होता है, उस रिटर्निंग ऑफिसर ने एक फॉर्म देना होता है हमारे पोलिंग एजेंट को। वो पोलिंग एजेंट ने सारी चीजें चेक करनी होती है कि इसमें कितने कैंडिडेट थे, कितने कैंडिडेट्स को कितने वोट कास्ट हुए, कौन सा इस पोलिंग स्टेशन से विन हुआ है, कौन सा इस पोलिंग स्टेशन से सेकंड नंबर पे है, कौन सा इस पोलिंग स्टेशन से थर्ड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे, एंड सो ऑन। अच्छा उस्मान भाई, ये जो प्री प्लान धांधला का उन्होंने सेटअप किया हुआ था वो तो शेर अब्दुल मरवत साहब के डायलॉग के मुताबिक बढ़ गया फॉर्म 45 के ऊपर आगे, क्योंकि आप लोगों ने मतलब जितने भी एजेंट्स थे वो सब लेके सिग्नेचर लेके पहले आ गए और उसके मुताबिक जो कैलकुलेशन है वो तो और है। और जो फॉर्म 47 है तो अलग से है, जिसकी बुनियाद पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं और उस रिजल्ट पर वो अपनी मर्जी की एक तो मेंबरशिप अलॉट कर रहे हैं। जो उसके ऊपर धांधली की हुई है उसके ऊपर फिगर भी मैच नहीं कर रहे, कैलकुलेशन भी मैच नहीं कर रहे। जिस तरह फेसबुक पे चल रहा है 1+1 PTI = -1 और 1+1 नून लीग = 11। देखिए ये जो सारी चीजें चल रही हैं, मैं आपको फॉर्म 47 का बता दूं कि जब हमारा पोलिंग एजेंट तमाम फॉर्म 45 को कलेक्ट करता है और वो कलेक्ट करने के बाद एक सम अप पोजीशन के साथ जाता है जो मेन रिटर्निंग ऑफिसर है उसके पास। उस रिटर्निंग ऑफिसर ने तमाम फॉर्म 45 को इकट्ठा करके उनकी कैलकुलेशन कंप्लीट करके उसके बाद फॉर्म 47 जारी करना होता है, जिसको कहते हैं हम गैर हतमी नताइज, गैर सरकारी नताइज उस कैंडिडेट के। तो वो जो कैलकुलेट करके फॉर्म 47 जारी करते हैं, तो हमारे यहाँ पे हुआ है ऐसे है कि फॉर्म 45 में रिजल्ट्स कुछ हैं और उसमें जो कैलकुलेशन की है वो रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने, उन्होंने एक अपनी मैथमेटिक का प्रोसीजर जो है ना इजाद किया इसमें, और वो उस प्रोसीजर के तहत उन्होंने जो 1+1 हो रहा था उसको 1+ जो है ना माइनस कर दिया और जो 1+1 हो रहा था उसको 2 आना था और 2 की बजाय उन्होंने 4 कर दिया। तो वो उनकी कैलकुलेशन ना तो हमें समझ आ पा रही है ना तो पाकिस्तानी की आवाम को समझ आ रही है कि इन्होंने ये सारे किस तरह से किया। और हुआ क्या है कि 1+1 जब 0 में आ गया, वहां पर हमारे कैंडिडेट थे, PTI के कैंडिडेट थे, और 1+1 जो 2 होना था उसको 4 कर दिया, वहां पर नवाज शरीफ और उसके कैंडिडेट थे कि जहां पर 4 कर दिया। ये एक वाज़ेह धांधली की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और ये वही मैं आपके तसल्सल से बताता जाऊं कि ये जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं ये वही रिटर्निंग ऑफिसर थे कि जिन्होंने पिछले 9 महीनों से 3 MPO के ऑर्डर्स जारी किए, जिसमें PTI के तमाम वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, PTI के कायदीन को गिरफ्तार किया गया और उनके लीडरान को गिरफ्तार किया गया। और अब इलेक्शन कमीशन ने वही रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो लगा दिए हैं इलेक्शंस के तमाम ये नताइज को कैलकुलेट करने में। तो हम इनसे कभी भी ये चीज तवक्को ही नहीं कर सकते कि ये रिजल्ट्स को फ्री एंड फेयर करेंगे और ये अपनी साख्त को बचाने की कोशिश करेंगे। ये सब लोग जो ब्यूरोक्रेसी है, ये सारी ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो एक हुक्म और एक ऑर्डर्स के ताबे चल रही है कि इनको जो हुक्म आना है कि इस रिजल्ट्स को यहाँ पर चेंज कर दें, इस रिजल्ट्स को यहाँ से कम कर दें, यहाँ से ज्यादा कर दें, तो ये एज इट इज वही कर रहे हैं। ये बताएं कि आज एक बैनुल अक़वामी होटल की ब्रांच इस्लामाबाद में
PTI के 100 से ज़ायद जो है वो कैंडिडेट इकट्ठे हुए हैं, जिसमें सलमान अकबर राजा साहब भी हैं, शेर मरवा साहब भी हैं, गौर साहब भी हैं और भी बहुत सारे यानी कि नामवर कदावर लोग हैं। वो इंटरनेशनल मीडिया को फॉर्म 45 की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, नेशनल मीडिया भी है। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? जी देखें, ये जो हमें ज़रूरत पड़ी है हमारी तमाम लीडरशिप को इस्लामाबाद में ये करने की, वो ये वजह इंटरनेशनल मीडिया को बताने की वजह ये है कि हमने पिछले 2 सालों से देख लिया पाकिस्तान की मीडिया आज़ाद है कि नहीं है, वो हमने पिछले 2 सालों में देख लिया। यह आपको भी पता होगा, आपके भी और हमारे भी जो एक सबसे जो काबिल और सबसे अच्छे जर्नलिस्ट थे वो अरशद शरीफ साहब थे, जिनकी मौत का और जिनको कत्ल करने का दुख मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान को हमें हुआ है और हमने वो चीज़ें देखी हैं। और उनसे उसके बाद इमरान रियाज का देखें कि ये वो लोग थे कि जो पाकिस्तान में जो जर्नलिज्म है उसको एक्टिव करने में और उसको पूरे पाकिस्तान में लाने में इन्होंने नुमाया किरदार अदा किया है। तो पाकिस्तान में पिछले 2 सालों से इनके साथ क्या हाल किया गया और इन्हीं को देखते देखते बाकी सब लोगों को निशाने इबरत बनाया गया कि अगर आप लोगों ने किसी ने आवाज उठाई तो आप लोगों के साथ भी ये किया जाएगा। मैरियट होटल में जो इंटरनेशनल मीडिया को बुला के वहां पर कॉन्फ्रेंस की गई है और फॉर्म 45 से मुतालिक बताया गया है, वो इस वजह से कि हमारी जो लोकल जो मीडिया है वो इन चीजों को बता के दिखा के बहुत थक गई है और ना तो हमारी लोकल मीडिया का कोई असर ले रही है हमारी जो थिंक टैंक्स हैं पाकिस्तान के, और ना वो कोई भी किसी भी किस्म का अमल कर रही है हमारी लोकल मीडिया को लेके। इसीलिए हमें जरूरत फील हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन है कि हम ये सारा अपना मौकफ इंटरनेशनल मीडिया के आगे रखें। सर, मरियम नवाज साहिबा और अता तारड़ साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें वो कह रहे हैं कि फॉर्म 45 हमारे पास भी है KPK के, जिसमें नून लीग जीत रही थी और हमें हराया गया। मैं अभी आपको बता दूं कि मेरे पास अभी लेटेस्ट एक इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे पास अभी थोड़ी देर तक वो वीडियोस आ जाएंगी हमारे वर्करों के थ्रू कि लाहौर के उर्दू बाजार में एक प्रिंटिंग प्रेस लगी हुई है जहां पर NA 117, NA 119 और NA 130 के बैलेट पेपर जो है ना छप रहे हैं। अभी ये करंट सिचुएशन में बता रहा हूं, मुझे अभी मैसेजेस आए हैं कि वहां पर प्रिंटिंग प्रेस में एक बैलेट पेपर छप रहे हैं जिसमें सारे वो वाइट बैलेट पेपर हैं, जहां पर जो ना वोटर्स जो है ना वोट कास्ट करता है जिस बैलेट पेपर के थ्रू, वो बैलेट पेपर्स हैं। और उसके बाद फॉर्म 45 हैं जो कि उस प्रिंटिंग प्रेस में अभी छप रहे हैं। और ये जो अता तारड़ और जो मरियम नवाज जो बात कर रही हैं वो इस बेस पे बात कर रही हैं कि इन्होंने पिछले ये जो रिजल्ट्स को लेट करने की वजह वो यही वजह है कि इन्होंने अपनी प्रिंटिंग प्रेसेस को उनको ऑन कर दिया है कि हम यहाँ से रिजल्ट लेट करते हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स, और पीछे जो प्रिंटिंग प्रेस से जो है वो सारे बैलेट पेपर्स और वो फॉर्म 45 वो छप जाते हैं और छप के तैयार होके आ जाते हैं, ताकि कल को अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग धांधली का इशू क्रिएट करें तो ये अपना दूसरी तैयारी मुकम्मल करके रखेंगे कि ये फॉर्म 45 भी और बैलेट पेपर भी उसके रिबटल में उसी तरह से तैयार करके रखेंगे। सर, उसमें फिर वो जो थंब लगाएंगे वो क्रॉस वेरीफाइड हो जाएगा, एक ही बंदे के बार-बार थंब आ रहे हैं। देखिए ये आगे आ जाएगी, अगर वो थंब वगैरह की बात पे आ जाएंगी, ये आगे आ जाएगी फर्दर लिटिगेशन। और जब भी मामला आपने देखा है कि कोर्ट्स में जब इस तरह के मामला आते हैं जहां पर फर्दर लिटिगेशन की डिटेल में चले जाएं, होगा कि आगे फ्रांसिक होगा, उसके बाद वो जो उसका थंब इंप्रेशन है उसको फ्रांसिक के लिए भेज दिया जाएगा। 3 महीने फ्रांसिक की रिपोर्ट नहीं आएगी, फ्रांसिक की रिपोर्ट आते आते 4 महीने लग जाएंगे, 5 महीने लग जाएंगे, तब तक हुकूमत बन जाएगी। और हुकूमत बनने के बाद फिर ये लोग कहेंगे कि जी अब ये साबित हो गया है कि ये अंगूठे जाली हैं, तब तक हुकूमत बन चुकी होगी, सारी चीजें बन चुकी होंगी, इदारे इनके अंडर आ चुके होंगे, ये इदारों को मैनेज कर लेंगे और इदारों को मैनेज करके ये जो अपनी मर्जी का इन्होंने रिजल्ट चाहिए। अच्छा सर, कोर्ट्स की बात करें तो आपने पिछले कोई 8-10 महीने बड़ी भाग दौड़ की है, तगदो की है, जिसकी वजह से आपकी शादी भी डिले हुई है, आपका कम्प्लेक्शन भी खराब हो गया। ये बात नहीं है, शादी कोर्ट्स के अंदर जो है आप भाग दौड़ लगे रहे। आजकल सर बड़ा खतरनाक 330 वोल्ट की तारों वाला केस पकड़ा हुआ है मियां शहजाद फारूक वाला। बीबी मरियम साहिबा जो है उनसे बड़ा उनस रखती हैं, तो वो इतना खतरनाक केस क्यों लिया आपने और उसकी क्या स्टेटस है, जरा हमारे नाज़रीन से शेयर करें। देखिए सर, केसेस कोई खतरनाक नहीं होते हैं या हमारे लिए कोई खतरनाक नहीं होते, ना हम इनको सोचते हैं कि ये खतरनाक है। मेरे ख्याल से जो कोर्ट मार्शल है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता होगा जो मैंने अभी तक अपनी प्रैक्टिस में 9 साल की प्रैक्टिस में खतरनाक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शहजाद फारूक साहब के एरिया में जिस बंदे ने जाके यूट्यूबर ने उनका इंटरव्यू किया, उन सबको उठा के ले गए थे, 24 घंटे 36 घंटे हफ्ते बिजा में रखा। बहुत सारे नामवर दोस्त हैं हमारे।
यार ये तो देखे ज़बरदस्ती के ये धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों की आवाज़ को और उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ख़तरनाक भी बात भी बताऊं कि मैंने मियां इबाद फ़ारूक का भी केस ट्रायल किया है जो कि कोर्ट मार्शल हुआ है, और उस कोर्ट मार्शल में मैंने उनको भी रिप्रेजेंटेशन की है। वहाँ पर सारे हमारे आर्मी ऑफिशियल्स होते थे, उनके सामने जाके मैंने अपने इबाद फ़ारूक के केस को प्रेजेंट किया है। इबाद फ़ारूक का कोर्ट मार्शल कैसे हो सकता है? वो कोई मिलिट्री के एम्प्लॉय नहीं थे और ना ही वो किसी फोर्सेस के इनडायरेक्टली एम्प्लॉय थे, तो फिर कोर्ट मार्शल उनका नहीं, उनका इस तरह से है कि जो सेक्शन 59 आर्मी ऑफिशियल एक्ट का जो है उसमें क्लियर है कि अगर कोई सिविलियंस कोई ऑफेंस करेगा तो उनको कोर्ट मार्शल डील किया जाएगा। उनको अंडर सिविलियन ऑफेंस तो ये होगा ना कि मिलिट्री की या आर्मी की कोई हसास न्यूज़ है वो मुल्क से बाहर भेजी जाए या जो तनसीबात हैं उसके ऊपर तोड़ फोड़ की जाए, हाँ, तो जो गाइड किया जाए। 9 मई का जो इंसिडेंट हुआ है वो 9 मई का इंसिडेंट यही है ना कि कोर कमांडर के घर को जलाओ गिराव किया गया, और जो उनसे रिलेटेड ये बताया जाता है कि वहाँ पर जो है वो बहुत कई कीमती और वहाँ पर ऑफिशियल सीक्रेट चीज़ें थी और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे जो कि वहाँ पर लोग गए और अंदर जाके उन्होंने तोड़ फोड़ की, जलाओ गिराव किया, और जहाँ से जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन थी वो चोरी भी हुई और वो चीज़ें ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को जलाया भी गया। तो ये चीज़ें जो हैं वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंडर उनको डील की गई, और इन्हीं वजूहात की वजह से जो है ना हमारे जो लाहौर में कोर्ट मार्शल हुआ है वो 28 लोगों का कोर्ट मार्शल हुआ है, जिनमें मियां इबाद फ़ारूक और हसन न्याज़ी। ये जो सिविलियन कोर्ट मार्शल है इसमें क्या सजा पनिशमेंट किया? आर्मी में तो ये होता है जो आर्मी में मेजर कर्नल है या कोई सूबेदार है, सिपाही या कोई भी है, उसको 6 महीने साल की सजा होती है, उसकी ग्रेजुएटी खत्म कर दी जाती है, वो कोई और प्राइवेट जॉब नहीं कर सकता। प्राइवेट मीन टू से मिलिट्री फोर्सेस से निकल के जो सेमी गवर्नमेंट फोर्सेस हैं या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जॉब नहीं कर सकता। तो इधर प्राइवेट में क्या सजा है? हमारे नाज़रीन के लिए इंफॉर्मेशन हो जाएगी। देखिए, सजा पनिशमेंट एक ऐसी चीज़ है कि वो आपको किसी भी ऑफेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो पीपीसी से या चाहे सीआरपीसी से चाहे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से, वो आपके ऊपर एक दाग लग जाता है कि यू आर कन्विक्टेड पर्सन। तो जब वो अभी इनको सजा हुई नहीं है किसी को भी, तो जब सजा होगी तो वो मैक्सिमम इसमें सजा जो है वो 14 साल की है और मिनिमम जो पनिशमेंट है वो 3 इयर्स की है। तो अभी जैसे ही इनके कोर्ट मार्शल कंप्लीट होंगे और इनकी सेंटेंस का अनाउंस किया जाएगा तो तब हम देखेंगे कि किस एक्यूज्ड को कितनी सजा दी है, कि 3 साल से 14 साल के दरमियान में सजा हो सकती है। तो लेट्स सी कि कौन से एक्यूज्ड को कितनी सजा दी जाती है और मियां इबाद फ़ारूक को कितनी सजा दी जाती है और हसन न्याज़ी को कितनी सजा दी जाती है। तो शहजाद फ़ारूक के भाई का बता दूं, ये इंसिडेंट है जी 11/2/2024 का। इस इंसिडेंट में ये हुआ कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कॉल दी गई तमाम वर्कर्स को कि आप लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, कि जो आपका मैंडेट चोरी हुआ है उस मैंडेट चोरी होने के अगेंस्ट आप लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। इसी में शहजाद फ़ारूक साहब ने भी अपने हल्का NA 119 में शालामार बाग के सामने जो है ना अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करने के लिए अपने वर्कर्स के साथ इकट्ठे हुए। तो जब इकट्ठे हुए तो वहाँ पर जो है वो थाना गुजरपुरा की पुलिस और गढ़ी शाहू और किला गुजर सिंह की पुलिस सब लोगों ने मिलकर जो है ना धावा बोला और धावा बोल के जो उनका पीसफुल प्रोटेस्ट था उन सबको डिस्पर्स किया। और डिस्पर्स करने के बाद मियां शहजाद फ़ारूक के साथ 10 इनके वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया और उसी दिन उसके भाई तसव्वुर को गिरफ्तार किया गया और उनके साथ 20 वर्कर्स को गिरफ्तार किया। इसमें 30 वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया। तसव्वुर भाई और जो उनके साथ 20 वर्कर्स थे उनके ऊपर रोड ब्लॉक की और कार्य सरकार में मुदाखलत की FIR दर्ज की गई जिसमें 780 नहीं लगाई गई। लेकिन मियां शहजाद फ़ारूक जो कि NA 119 के उम्मीदवार थे उनके ऊपर 780 का ऑफेंस लगाया गया, 324 का ऑफेंस लगाया और जान से मार देने का जो है ना ऑफेंस लगाया और रोड ब्लॉक करने का और कार्य सरकार मुदाखलत करने का ऑफेंस लगाया। कार्य सरकार की मुदाखलत तब होगी ना जब वहाँ पे कोई हुकूमत काम कर रही हो या हुकूमती नुमाइंदे काम कर रहे हो। देखिए, इस टाइम पिछले हम जो 9 महीने से देखते आ रहे हैं वो यही सारे FIRs हैं, चाहे उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस हो या ना हो। और इस FIR में भी 514/24 जो FIR शहजाद फ़ारूक के ऊपर हुई, 10 लोगों को पकड़ा गया और ऑन द स्पॉट जो है अदालत ने 9 लोगों को डिस्चार्ज किया, मुकदमे से डिस्चार्ज किया। इट्स मीन कि अदालत ने कहा कि ये आपका मुकदमा इन लोगों के ऊपर बनता ही नहीं, ये सारा का सारा झूठ पे
मबनी है। 9 लोगों को डिस्चार्ज किया और शहजाद फरूक को सिर्फ इस वजह से रिमांड दिया गया कि इन्होंने कहा कि उन्होंने वेपन यूज किया और गोली चलाई है और गोली से बचे हैं। कोई वीडियो या कोई फुटेज है? क्योंकि तब तो बड़े कैमरास और पिक्चर्स वगैरह बंद, कोई वीडियो इनके पास मौजूद नहीं है, ना इन्होंने कोई वीडियो ऑन रिकॉर्ड लेके आए हैं। हालांकि हमारे पास वीडियोस भी हैं कि जहां पर हम दिखा रहे हैं, और इंटरनेशनल मीडिया के अल जजीरा ने इनको कवर किया है, शहजाद फरूक की रैली और शहजाद फरूक के सारे जो वर्कर्स से जब इनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके इनके पास किसी किस्म का कोई ऐसा एविडेंस, कोई सबूत, कोई चीज नहीं थी जो कि इन्होंने कोर्ट में प्रेजेंट किया हो। आखिरी सवाल, अल जजीरा की आपने बात की सर, उनकी मेन हेडलाइन पे मैंडेट थीफ लिखा हुआ था जी। मेरे लिए तो बड़ी बाइस शर्मनाक और डूब मरने के मुकाम की थी यह खबर। इंटरनेशनल मीडिया हमें किस नज़र से देखता है? आपका लिंक रहता है, आपके साथ बहुत सारे जर्नलिस्ट अप्रोच में रहते हैं लीगल एडवाइस के हवाले से, हम किस हद तक अपना जो इंटरनेशनल इमेज है वो नीचे लेकर जाएं? देखिए तलत भाई, ये जो सारी चीज़ें हम इंटरनेशनल मीडिया को और पूरी अपनी दुनिया में ये चीज़ें लेके जा रहे हैं, इट्स मीन कि हम अपनी मोरालिटीज़ को डाउन कर रहे हैं। इट्स मीन कि हम अपने जो एथिक्स हैं उनको डाउन कर रहे हैं। इट्स मीन कि हम जो पाकिस्तान के लोगों के एक मॉरल्स एथिक्स हैं कि उन लोगों ने परफॉर्म करना है, सच की बुनियाद पर परफॉर्म करना है कि झूठ की बुनियाद पर परफॉर्म करना है। तो ये जो हम एक डंडे का जो हुकूमत चला रहे हैं और डंडे से जो है ना पूरे पाकिस्तान के वर्कर्स को और सब लोगों को जो है ना चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स मीन कि हम इंटरनेशनल मीडिया में अपनी मोरालिटीज़ को और अपने एथिक्स को डाउन कर रहे हैं। हम उनको ये वाजिया करवा रहे हैं कि हम पाकिस्तानी जो लोग हैं ये डंडे से चलते हैं, इनके ऊपर झूठी FIR हो जाती हैं, इनको जब चाहे 1-2 नंबर FIR करके, झूठी FIR करके इनको अंदर भी कर सकते हैं, जब चाहें तो हमारी जो अदलियां हैं उनको प्रेशराइज करके या उनको फ़ोन कॉल करके हम अपनी मर्जी के फैसले भी ले सकते हैं, और जो हमारा दिल करेगा वो हम करेंगे। ना हम आवाम के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, ना हम आवाम की जो आवाज़ है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, ना हम आवाम की जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये हम इंटरनेशनली जो है ना अपने आप को डाउन कर रहे हैं, और जो अब आप मीडिया आके हमारे पाकिस्तान में आके जो चीज़ों को मॉनिटर कर रही है वो भी इसी वजह से कर रही है कि ये मीडिया पे दिखाते कुछ हैं और जो ऑन ग्राउंड चीज़ें हो रही होती हैं वो कुछ और हो रही होती है। जी नाज़रीन, मलिक उस्मान एडवोकेट साहब का आपने पॉइंट ऑफ व्यू लिया। नाज़रीन, क्लोजिंग में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मुझे आयशा जलाल साहिबा की बुक याद आ गई। उन्होंने एक बुक लिखी थी द ग्रीजन स्टेट। आपने वो बुक पढ़ी है या नहीं पढ़ी? अगर नहीं पढ़ी तो आपको पढ़ना चाहिए, और अगर आप पढ़ी है आपने तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि जो मलिक उस्मान साहब ने चीज़ें हाईलाइट्स की हैं उस बुक से कितना रेफरेंस लगता है। जाते जाते मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ साल पहले 3 इयर्स के LLB के ऊपर पाबंदी लगाई गई, फिर इस बात पर पाबंदी लगाई गई कि 25 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, वो LLB नहीं कर सकते। अब समझ आती है कुछ लोगों को, मुझे तो खैर उसी वक्त पता लग गया था कि ये फैसला क्यों कर किसने किस वजह से करवाया। अब लोगों को समझ आ रही होगी कि वो उस फैसले के पीछे क्या महरुकात थे। अब वकील किस किस को बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए, ये वक्त की अहम ज़रूरत है। डॉक्टर घर में हो ना हो, बरादरी में ना हो, शहर में ना हो, लेकिन वकील होना ज़रूरी है अगर आपने पाकिस्तान के अंदर रहना है तो सुकून के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।